हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूँ कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम टोटल यहाँ पे 40 प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है Fe2O3 प्लस 2Al और बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe, और हमसे पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे एक तत्व दूसरे तत्व की जगह ले रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, यानी कि आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया है। तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसी में आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कार्बन को वायु में जलाने पर और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहले से समझो, कार्बन को वायु में जलाना है यानी कि ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाना है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दो तत्व थे, तो यहाँ पे दो तत्व थे और यहाँ पे एक ही बन रहा है, यानी कि ये संयोजन है। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ये कहाँ हो जाएगी, ये संयोजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 4, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे Zn H2 का स्थान ले रहा है और ऐसा विस्थापन अभिक्रिया में होता है, जैसे ऊपर हमने देखा। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है BaCl2 प्लस Na2SO4 और बन रहा है BaSO4 प्लस 2 NaCl। तो देखो, यहाँ पे Ba था, वहाँ पे Na आ गया, और जहाँ पे Na था वहाँ पे Ba आ गया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ। अब आयनों का आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है दी गई अभिक्रिया में अपचायक है। ठीक है, अब जो अभिक्रिया हमको ये दी रखी है, इसमें हमको अपचायक ढूंढना है कि अपचायक कौन सा है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचायक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.2XH2O होता है। ठीक है, Fe2O3.XH2O होता है, ऑप्शन नंबर सी। 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है रासायनिक क्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y और बन रहा है 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y की पूछ रहा है, ये Y क्या है। तो Y क्या है, देखो यहाँ पे Fe2 है और इस तरफ भी Fe2 है। Cl3 यानी कि Fe 3 दूना 6 यानी कि 6 Cl है, यानी क्लोरीन। यहाँ पे 2 दूना 4 4 2 6 6 क्लोरीन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ भी हाइड्रोजन देखो 4 है। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 2 ऑक्सीजन चाहिए। और यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, लेकिन यहाँ कोई सल्फर नहीं है, यानी कि हमको SO2 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP भी बोलते हैं, POP। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2 होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान हमसे पूछ रहा है, तो क्या होता है शुद्ध जल का pH मान। तो देखो, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये शुद्ध जल उदासीन होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, केवल उदासीन होता है, इसलिए इसका मान 7 होता है। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO3 का होल ट्वाइज, रट जाएगा, रट लो इसको, PbNO3 का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है Na2CO3 का सामान्य नाम क्या है। Na2CO3 यानी कि इसका देखो रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम कार्बोनेट और सामान्य नाम पूछे तो धावन सोडा। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 13 आ गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आ गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को देखो H2SO4 और प्लस के जस्ता यानी कि जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक इसका स्थान ले लेगा, तो ZnSO4 बनेगा और H2 बाहर हो जाएगा, H2 ऐसे बाहर हो जाएगा, यानी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 विलियन लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो विलियन का pH मान क्या होगा, ये 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लाल लिटमस को, ठीक है, लाल को नीले में बदल देता है, यानी कि ये क्षार है। ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का है विलियन, और क्षारीय प्रकृति के विलियन का मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक एक ही है 8। अगला 15 नंबर प्रश्न है जल को जीवाणु रहित करने में किसका उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। इसका सूत्र पूछे तो CaOCl2, इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 प्रश्न कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो CaOCl2 ये अभी बताया है। अब 17वां प्रश्न हमसे कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया किन के मध्य होती है। ठीक है, तो अम्ल के और क्षार के मध्य, सॉरी अम्ल और अम्लीय लवण के मध्य, या क्षार या क्षारीय लवण के मध्य, या अम्ल क्षारक के मध्य, या भी अम्ल तथा जल के मध्य। तो अम्ल और क्षारक के बीच होती है, जिससे लवण और जल बनते हैं। ठीक है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, बता दीजिएगा। प्रश्न संख्या हमारा 19 आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19
एक विलियन का पीएच मान 5 है, यह विलियन किस प्रकृति का है? देखो मैं पहले एक बार समझा देता हूँ। अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से अगर कम है तो ये अम्ल होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्षार होगा, ठीक है। अगर 7 है तो ये क्या होगा, ये उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि एक विलियन का पीएच मान 5 है, 5 यानी 7 से कम है, 7 से कम है यानी कि अम्ल होगा, यानी कि क्या, इसकी प्रकृति अम्लीय है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? अभी बताया था सोडियम कार्बोनेट होता है एंटीमनी। अब यहाँ से हमारे धातु वाले चैप्टर के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एंटीमनी क्या है, ठीक है, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या होती है? एंटीमनी देखो ना धातु होती है ना अधातु होती है ना मिश्र धातु, ये उपधातु होती है, क्योंकि ये धातु और धातु दोनों के गुण रखती है, इसलिए इसे हम उपधातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी गैस ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? पोटेशियम, क्योंकि इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। एनटीपीसी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो वो मरकरी पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से धातु है तो कौन सी धातु है? लिथियम है, ठीक है, एल यानी कि ये लिथियम है, ठीक है, लिथियम, ठीक है, जिसमें लास्ट में यम आए वो धातु होती है। अधातु है तो पोटेशियम यम आ रहा है, एल्यूमिनियम यम आ रहा है, सोडियम यम आ रहा है, लेकिन फ्लोरीन इसमें यम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अधातु है। संख्या 26 फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा हमसे पूछ रहा है तो वो 98% होती है। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है Cu2S, ठीक है, Cu2S, इसको रट लीजिए, ठीक है, Cu2S। अब अगला प्रश्न हमसे कह रहा है 28 नंबर, कॉपर पाइराइड को वायु में गर्म करने पर सल्फर का निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, सल्फर का निकलना क्या कहलाता है? तो हमारा वो भर्जन कहलाता है, ठीक है, एक निस्तापन होता है, भर्जन होता है, तो ये भर्जन कहलाता है। 29 नंबर है, प्रश्न कह रहा है परावर्ती भट्टी प्रयुक्त होती है तो किस क्रिया में परावर्ती भट्टी को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये निस्तापन में, ठीक है, निस्तापन में। अब अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस अयस्क को पारा एक तत्व है? तो वो जिंक अमलगम होता है, ठीक है, जिंक अमलगम, ठीक है। निम्नलिखित में किस अयस्क में पारा एक तत्व होता है? तो वो जिंक अमलगम होगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि उसमें डबल बंद होगा या फिर ट्रिपल बंद होगा, यानी कि Cu देखो यहाँ से 2 है लेकिन 2 से 2 गुना प्लस 2 हो रहा है, यानी कि C2H4 यानी 2 गुना प्लस 2 हो रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। इसमें देखो ऐसा हो रहा है, इसमें भी 2 गुना फिर प्लस 2 हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट इसमें 2 गुना हो रहा है, यानी कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ठीक है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो प्रोपेनल, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में अल आ रहा है, क्या आ रहा है? अल आ रहा है, अल्क, और अल्क इसमें होता है CHO में होता है, CHO में होता है। अगर ऑल आ जाता है कहीं, यहाँ पर ऑल आ जाता है तो यहाँ पे OH ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऑन आ जाता है तो यहाँ पे ये कीटोन वाला ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे पहचाना जाता है, ठीक। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 33, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो पहले एसिटिक अम्ल का सूत्र जान लेते हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, और इसका IUPAC नाम पूछ रहा है ना हमसे, तो इसमें कार्बन देखेंगे 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं? मेथ एथ, यानी कि एथ। यहाँ पे COOH है, यानी कि इसमें ओइक अम्ल, यानी कि एथनोइक, ठीक है, एथनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, एथनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 14, क्लोरीन अणु में उपस्थित आबंध होता है तो क्लोरीन अणु में कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो उसमें एकल सहसंयोजक बंध होता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की 4 होती है।